हेलो एवरीवन। गुरुकुल बेसिक्स टू एडवांस चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ की फ़िज़िक्स, जिसमें पहला टॉपिक है अपना मोशन। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मोशन में हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी कि फ़िजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती हैं, वेक्टर क्या क्या होते हैं, किसे कहते हैं, और स्केलर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे एसआई यूनिट क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। फिर मोशन क्या होता है, मोशन को किन किन टर्म के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। उनमें डिफरेंस क्या है। फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जैसे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे, जो जो हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, अगर उसमें चेंज करते हैं तो क्या नई टर्मिनोलॉजी आती है, तो उससे हमें पता लगेगा वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपकी आगे की क्लास में भी काम आएगा, 11th-12th में भी काम में आता है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम ग्राफ देखेंगे कि किस किस ग्राफ में क्या चेंज करने पर क्या चेंज हो जाता है, और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कौन सा ग्राफ क्या बताता है। ठीक है दोस्तों, उसको भी डिटेल में देखेंगे। और लास्ट टॉपिक है अपना इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है दोस्तों, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उनका डेरिवेशन भी देखेंगे, उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, और लास्ट में अपन एक्सरसाइज भी कवर करेंगे। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज और है, कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। तो सबसे पहले दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो हम भी देखते हैं, अपने डेली लाइफ में देखते हैं, काम में लेते हैं, मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल मीन्स जो हम चीज़ फिजिकली देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देयर आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल की या सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होती है दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो हम उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम दो चीज़ों से डिस्क्राइब करते हैं। पहला क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, कि हम कोई भी नंबर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सबसे पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। उसके बाद उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखते हैं कि हम उसको किस में मेजर करते हैं। जैसे हम, अगर मैं मास की बात करूँ कि किसी चीज़ का मास कितना है, तो मैं लिखता हूँ 5 kg। तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मीन्स मैं मास को किस में मेजर करूँगा, kg के अंदर। ठीक है, ऐसे ही मैं 10 सेकंड की बात करता हूँ अगर, तो 10 सेकंड क्या टाइम को बताता है, तो टाइम में 10 क्या हो गया, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं उसको हम, और सेकंड क्या हो गया, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट उसके अलावा मैं बात करूँ 100 केल्विन, तो केल्विन टेम्परेचर की यूनिट होती है, तो के हो गया केल्विन, मीन्स उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और 100 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जब भी मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करूँगा या किसी भी चीज़ की बात करूँगा, तो मेरे पास दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ क्या होगी, पहली चीज़ होगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके बाद उसकी यूनिट होगी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि मैं उसको किस में मेजर करूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ें होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और दूसरा, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। अब कुछ क्वांटिटी हम ऐसी देखते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट के अलावा उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो उसकी डायरेक्शन जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे उसका डायरेक्शन का भी हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे 5 kg में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं थी कि किसी चीज़ का मास 5 kg है, तो किसी भी डायरेक्शन में देखोगे 5 kg ही मिलेगा। लेकिन आप फोर्स किधर लगा रहे हो, और जैसे विंड का डायरेक्शन हम बताते हैं कि विंड का डायरेक्शन किधर है, तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, एक उसकी डायरेक्शन चाहिए होती है या यूनिट चाहिए होती है, और फिर थर्ड, कुछ को डायरेक्शन चाहिए होती है, कुछ को डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है। तो इन्हीं के बेसिस के ऊपर अपन फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स देख सकते हैं कितने टाइप की होती हैं। पहला, बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन, जैसे कि दो तरीके की होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फंडामेंटल क्या होती है और डिराइव क्या होती है।
उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन कि किस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और किस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बेसिस पे दो होती है, स्केलर और वेक्टर, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्या वेक्टर होता है और क्या स्केलर होता है। ये चीज़ समझ गए तो आपके लिए जब भी डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन आएगा कि दो क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करो, एक डिफरेंशिएशन तो आपका यही हो जाएगा उनमें से कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, सॉरी क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इनको बेस क्वांटिटी या एलिमेंट्री क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको एलिमेंट्री या बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी कितनी क्वांटिटी होती है, ऐसी 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इनको बेस क्वांटिटी कहते हैं। तो कौन सी 7 क्वांटिटी होती है, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन न्यूमेरिक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि कोई भी ऑप्शन दे देगा कि लेंथ किस में मेजर की जाती है, मीटर में मेजर की जाती है। तो दोस्तों ये याद रखना है, लेंथ किस में मेजर की जाती है, मीटर में। मास किस में मेजर किया जाता है, केजी में। टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर की जाती है, एम्पियर में। टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है, केल्विन में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कि जब हम लाइट को देखते हैं ना, लाइट मतलब बल्ब जलते हुए या ट्यूबलाइट जलते हुए, तो हम देखते हैं ये बल्ब तेज जल रहा है, ये बल्ब धीरे जल रहा है। तो बल्ब की इंटेंसिटी जो किस में नापते हैं कि तेज जल रहा है धीरे जल रहा है, उसको किस में नापते हैं, कैंडेला के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसकी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो उसको किस में मेजर करते हैं, मोल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि 7 तरीके की बेसिक आपकी क्वांटिटी होती हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारी चीज़ें किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, सब इंडिपेंडेंट होती है, और सबकी यूनिट क्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। सबसे पहली बात, नाम से ही पता चल रहा है बेस है, बेस मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम बेस से चलते हैं डिराइव्ड पे। देखो डिराइव्ड का मीनिंग ही क्या हो गया कि जो किसी और चीज़ से डिराइव हो रही हो। तो किससे डिराइव हो रही है, ये बेस क्वांटिटी से। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी को जब कंबाइन करके कोई एक क्वांटिटी बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये होती है मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन। मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे या दो चीज़ों को डिवाइड करने पे कोई चीज़ आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या क्या आएगा, एरिया हमें पता ही है। एरिया क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल के लिए बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कहने का मतलब एल इंटू बी। तो दो चीज़ें आपने लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई की तो एरिया हो गया। वॉल्यूम हो गया एल इंटू बी इंटू एच, मीन्स मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब होता है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, हम आगे पढ़ेंगे कि क्या आता है कैसे आता है। सेम चीज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, अभी तक दो चीज़ें पढ़ी हमने कि क्वांटिटी, सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो मेजर की जा सकती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कुछ में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, कुछ में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। फिर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हमने क्या क्या देखा, पहले देखी हमने बेस क्वांटिटी, जो 7 होती हैं, किस पर डिपेंड करती है, उनके इंडिपेंडेंट यूनिट के ऊपर कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। सेकंड कि जो दो या दो से ज़्यादा बेस यूनिट को मिला करके बनती है, उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। उनके एग्जांपल हमने देखे, एरिया, वॉल्यूम और बेस के भी देखे हमने, 7 एग्जांपल देखे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर कौन कौन सी होती है। तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए दोस्तों, स्केलर और वेक्टर। क्या होता है स्केलर और वेक्टर, अभी हमने देखा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे देखते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे देखते हैं कि उसमें न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है कि नहीं है। ठीक है, जैसे 5। ठीक है, उसके बाद उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखी हुई है कि नहीं है, जैसे केजी। ठीक है दोस्तों, अब अगर उसमें डायरेक्शन लिखी हुई है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर उसके साथ डायरेक्शन लिखने या नहीं लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अब सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्या होता है। स्केलर क्या क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड मैटर करता है, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उनको क्या कहते हैं हम, स्केलर। ठीक है, तो याद रखेंगे स्केलर का मतलब क्या, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है, जिसमें बोथ
बोथ मीन्स दोनों, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आर इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या देखा, वेक्टर, वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। स्केलर, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। और दोनों के एग्जाम्पल, स्केलर के एग्जाम्पल क्या हो गया, मास, डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है दोस्तों, स्केलर और वेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि फोर्स किधर लग रहा है किसी चीज़ के ऊपर, ये बॉक्स है, इसको मेरे को हिलाना है। ठीक है, तो बॉक्स में इधर फोर्स लगाता हूँ और यहाँ पे एक वॉल लगी हुई है, तो क्या फोर्स का रिजल्ट निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा मैं इधर से नीचे से फोर्स लगाया या ऊपर से फोर्स लगाऊंगा तो बॉक्स बॉक्स का मूवमेंट हो जाएगा। इसलिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स किधर लग रहा है। लेकिन अब मैं इसका मास पूछूं तो चाहे भाई मास यहाँ रखूं या यहाँ रखूं, उसका मास वैसा ही रहना है, 5 kg। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा जिस चीज़ में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर। जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, स्केलर। और जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे वेक्टर और स्केलर और क्लियर होता रहेगा। अभी के लिए हमको क्या याद रखना है, सबसे पहले क्या याद रखना है कि जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है उसको वेक्टर बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है उसको स्केलर बोलते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एसआई यूनिट। क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे अभी हम बोल रहे थे कि मास को हम किस में बोल रहे हैं, केजी में। ठीक है, लेकिन आपने बचपन से सुना होगा मास को तो हम ग्राम में भी बोलते हैं, मास को तो हम बोलते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों आया कि हम केजी बोल रहे हैं, केजी हम इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्री अलग अलग यूनिट अपनी यूज न करें और आपस में कम्युनिकेशन स्मूथ हो, तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसी चीज़ें लाने के लिए और एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए जिन यूनिट को हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, मॉडर्नाइजेशन के लिए, और सॉरी मॉडर्नाइजेशन नहीं, यूनिफॉर्मिटी के लिए और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो सबसे काम की चीज़ हमने क्या देखी थी, अभी देखो पिछले स्लाइड में ही हमने देखा था कि 7 तरीके के इंडिपेंडेंट जो हमने बेस क्वांटिटी बताया था वो हमने किस बेसिस पे बताया था, एसआई यूनिट के बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, तो एसआई यूनिट लगभग हर क्वांटिटी की होती है, लेकिन ये 7 क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी है इनको मिलके ही बाकी चीज़ों की एसआई यूनिट बनती है। ठीक है दोस्तों, जैसे एरिया की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। अब अपना चैप्टर स्टार्ट होता है मोशन, जो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी देख चुके हैं, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है वो देख चुके हैं। इसके अलावा हम देख चुके हैं कि बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं मोशन क्या होता है। मोशन नाम से ही पता चल रहा है कि मोशन मतलब कोई चीज़ चलती रहनी चाहिए। तो भाई कैसे चलेगी, कैसे चलेगी, तो मोशन को अगर मेरे को डिस्क्राइब करना पड़े या साइंस की टर्म में लिखना पड़े, इंग्लिश में लिखना पड़े, तो मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूँगा कि कोई भी चीज़ जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन मतलब कि अभी वो अगर यहाँ पे रखी हुई है ए पॉइंट पे, थोड़ी देर बाद वो कहाँ पहुँच जाए, बी पॉइंट पे, उसके बाद थोड़ी देर बाद कहाँ पहुँच जाए, सी पॉइंट पे, तो मैं क्या बोलूँगा कि एक बॉक्स या एक कार या एक गाड़ी जो पहले ए पॉइंट पे रखी हुई थी, थोड़ी देर बाद वो चेंज होके बी पे पहुँच गई, थोड़ी देर बाद वो चेंज होके सी पे पहुँच गई। अगर किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब अभी मैं 5 बजे देख रहा हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे है 5 o'clock पे, 5:10 पे देख रहा हूँ वो बी पॉइंट पे पहुँच गया, 5:20 पे देख रहा हूँ तो वो सी पॉइंट पे पहुँच गया। तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या ये चीज़ किस में है, मोशन में है दोस्तों। ठीक है, तो मोशन समझ में आया। मोशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज होना, पोजीशन मतलब जगह चेंज होना, पहले कहाँ पे था और अभी वो कहाँ पहुँच गया है, किस रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब अभी मैं देख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद अगर देखता हूँ और उसकी जगह चेंज हो चुकी है तो वो किस में है, मोशन में। और अगर मैं थोड़ी देर बाद भी देखता हूँ और वो अपनी उसी जगह पे है, जैसे ए पे है और 10 मिनट बाद भी ए पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब वो मोशन में नहीं है। तो मोशन के अपोजिट क्या होता है, रेस्ट। रेस्ट मतलब वो जगह चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एक ऐसा फिनोमिना है, रिलेटिव फिनोमिना। रिलेटिव का मतलब क्या है, किसी और पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ बैठ के देख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव। जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं या किसी रेफरेंस में बात करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव फिनोमिना। जैसे कि अभी अगर मैं मान लेता हूँ, अभी मैं मान लेता हूँ
एक बस के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, इसको क्या बोल देते हैं, मोनू और सोनू, दो लोग बैठे हुए हैं और बस चल रही है। तो मोनू के रेस्पेक्ट में सोनू हमेशा किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोनू भी बैठा हुआ है उसके बाजू में, सोनू भी बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मोनू सोनू के अलावा एक टोनू भाई साहब बाहर खड़े हुए हैं, रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, इसको क्या बोल देते हैं, टोनू। तो मोनू सोनू के अलावा टोनू बाहर खड़ा हुआ है, तो वो देखेगा तो ये बस भी आगे जा रही है और मोनू और सोनू भी आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो टोनू के रेफरेंस में अगर मैं बात करूंगा, मोनू और सोनू दोनों चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ मोनू के रेफरेंस में बात करूंगा तो सोनू नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि मोशन क्या है, रिलेटिव फिनोमिना है, कि मैं किसी के रेफरेंस में हमेशा बात करूंगा कि एक दूसरी चीज़ के रेस्पेक्ट में मैं चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। कहने का मतलब, अगर मैं बोल रहा था वो कोई चीज़ अभी ए पे है, थोड़ी देर बाद वो बी पे पहुँच गई, ठीक है, तो मैं किसके रेफरेंस में चेंज हुई पोजीशन, ए के रेफरेंस में। तो हमेशा एक किसी चीज़ के रेफरेंस में बात करते हैं कि उसके रेफरेंस में पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो हमेशा से एक रिलेटिव फिनोमिना है और वो किस पे डिपेंड करता है, हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अगर रेफरेंस पॉइंट भी सेम चीज तरीके से चेंज हो रहा है जैसे हम चेंज हो रहे हैं, तो हम उस रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में हमेशा रेस्ट पे रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं सम मोशन आर सिंपल एंड सम आर कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब क्या है, कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, सिंपल इन द सेंस कि सिर्फ एक लाइन में चल रहा है, हमें दिख रहा है कि वो चल रहा है, और कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वो एक डायरेक्शन में चलने के साथ साथ, कहने का मतलब सिंगल लाइन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल मोशन भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, कभी सर्कुलर मोशन भी हो जाता है, कभी रोलिंग मोशन भी हो जाता है। तो जहाँ दो या दो से ज़्यादा मोशन एक साथ आ जाते हैं उसको क्या हम बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मोशन बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अभी हमने क्या देखा, मोशन क्या क्या होते हैं स्ट्रेट लाइन में, कि जैसे हम रोड पे चलते हैं सीधे सीधे चल रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या हो गया, एक सर्किल में मोशन होना, वो क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। रोटेशन क्या हो गया, रोटेशन क्या हो गया, इसमें लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, कि चीज़ अब घूम भी रही है और आगे भी चल रही है। जैसे क्या हो गया, अपना व्हील रोटेट करता है गाड़ी चलते हुए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। और सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं, जब मैं हाथ में रस्सी में कोई भी धागा बांध के या कुछ भी बांध के उसको घुमाता हूँ पत्थर को। ठीक है, एक ये आदमी खड़ा हुआ है वो पत्थर को घुमा रहा है, तो जब वो घुमा रहा है तो वो क्या हो गया, सिर्फ सर्कुलर मोशन। ठीक है, और रोटेशन में क्या क्या आ जाता है, सर्कुलर मोशन भी आता है और स्ट्रेट लाइन मोशन भी आता है। फिर आता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि मैं एक मीन पोजीशन के अबाउट कभी ऊपर जा रहा हूँ कभी नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम रस्सी को पकड़ के खींच के छोड़ देते हैं तो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए, तो अभी हम देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितना रिवाइज कर रहे हो। एक चीज़ को आप 5 बार 10 बार देखोगे और अपने आसपास उसको ऑब्जर्व करोगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन के आंसर ढूंढना ट्राई करोगे, बेसिक कंसेप्ट से ट्राई करोगे, तो ये सब्जेक्ट सबसे आसान और सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसको आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन रटने की कोशिश करोगे, सिर्फ याद करोगे ज़बरदस्ती, तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा, फिजिकल क्वांटिटी में हमने क्या देखा कि एक क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू के हमने बाद में क्या देखा कि उसमें क्या होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, एक तीसरी चीज़ हमने क्या देखी, इसमें क्या होती है, डायरेक्शन। कुछ चीज़ों में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, कुछ में नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हमने उसके देखे टाइप। टाइप में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा बेस क्वांटिटी, उसके बाद हमने देखा डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये किसके बेसिस के ऊपर, कि वो इंडिपेंडेंट है या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फिर हमने सेकंड टाइप देखा किसके बेसिस के ऊपर, डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर, कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर, और जिसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर। ठीक है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होते हैं।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने देखा ऐसा यूनिट क्या होता है जो यूनिफॉर्मिटी के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज करते हैं, यूनिफॉर्मिटी के लिए और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड में किसी चीज़ को, जैसे हम फोर्स को बोलते हैं तो सब लोग न्यूटन में ही बोलें, लेंथ मेजर करें सब मीटर में ही करेगा, अदरवाइज कोई फुट में करेगा, कोई इंच में करेगा, कोई सेंटीमीटर में करेगा, कोई मीटर में करेगा, कोई किलोमीटर में करेगा। तो इसके लिए सबके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई है कि सब लोग बात करेंगे तो इसी में बात करेंगे, जिससे दो अलग अलग कंट्री या दो अलग अलग लोकेलिटी के लोग आपस में बात कर पाएँ और एक ही रेफरेंस पॉइंट पर रहें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपने ने देखा चैप्टर के बारे में, स्टार्ट किया कि मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है, किसी भी चीज़ की चेंज ऑफ पोजीशन होती है, चेंज ऑफ पोजीशन होती है किसके रेफरेंस में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन देखे, जैसे कि फिर हमने देखा कि मोशन क्या होता है, एक रिलेटिव फिनोमिना। फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन, वाइब्रेशन मोशन। तो अगर आपसे पूछे कि डिफाइन मोशन, तो एक मोशन की डेफिनेशन लिखनी है कि इट इज़ ए रिलेटिव फिनोमिना, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 लाइन लिखनी है अपनी लैंग्वेज में, अगर आपको समझ में आ गई है तो। ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन दे देना, लिख देना कि सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, रोटेशन मोशन, वाइब्रेशन मोशन, और एक बॉक्स बना के डायग्राम बना देना कि ये पॉइंट ए पे था टाइम के साथ में 10 AM पे, और 10 के ऊपर ये पहुंच गया पॉइंट बी पे, तो ऑब्जेक्ट ए इज इन मोशन। ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, मतलब हम किसी भी चीज़ को बहुत इजीली, अगर हमें समझ में आ रही है तो हम उसको बहुत प्यार से एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि चेंज ऑफ पोजीशन के साथ साथ भी क्या क्या टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो जाती है। ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखिए, एक नीचे डायग्राम दिया हुआ है कि कोई पॉइंट ओ दे रखा है एक अपने को, फिर एक पॉइंट सी दे रखा है, एक पॉइंट पी दे रखा है। तो हम उस पर एक कार बना देते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं अभी अपन। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज डिस्क्राइब्ड एज लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। ठीक है। क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, कहाँ से, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जैसे एक, अब फिर वापस से हम कहाँ पे चले जाते हैं, मोनू पे ही जाएंगे। तो मोनू भाई साहब इस कार के अंदर बैठे हुए हैं और इन्होंने चलना शुरू किया, कहाँ से, पॉइंट ओ से, और ये कहाँ चले गए, पॉइंट सी पे। तो इन्होंने ओ से लेके सी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर ये नीचे डिस्टेंस चल रही है मीटर में, तो इन्होंने 0 से लेकर 25 तक चले गए, तो इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 मीटर। और यही मोनू भाई साहब अगर सी की बजाय बी पे पहुंच गए तो इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 35 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस क्या होती है, इट इज डिस्क्राइब एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब ये क्या बोल रहा है कि ये भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो इसमें काम की चीज़ क्या है, शॉर्टेस्ट। ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब आपके मन में डाउट आएगा सर कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस हो गया, दोनों तो वही चीज़ बता रहे हैं। हाँ, दोनों वही चीज़ बताते हैं, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिस्टेंस में पाथ इंपॉर्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। क्यों, अभी हम देखिए 2-3 केस देखते हैं, उससे एग्जाम्पल या डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या होता है। जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि मोनू को पॉइंट ओ से पॉइंट बी पे जाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो भाई ज़रूरी थोड़ी है कि वो ऐसे सीधा सीधा ही जाए। हो सकता है मोनू ऐसे जाए, हो सकता है मोनू ऐसे जाए, हो सकता है मोनू नीचे से चला जाए, हो सकता है मोनू और नीचे से चला जाए, और हो सकता है मोनू सीधा चला जाए। ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगा पाथ पी, इसको बोल देता हूँ पाथ क्यू, इसको बोल देता हूँ पाथ आर, इसको बोल देता हूँ एस, इसको बोल देता हूँ पाथ टी। ठीक है दोस्तों। तो मोनू ने पाथ पी को जब कवर किया तो उसकी डिस्टेंस ये आई, जब पाथ पी को कवर किया तो ये वाली डिस्टेंस आई, पाथ क्यू को कवर किया तो ये डिस्टेंस आई,
पाथ आर ये आई, और पाथ एस को किया तो नीचे वाली आई, टी को किया तो उससे नीचे वाली आई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि अलग अलग पाथ चेंज होने पे, अगर पाथ चेंज होता है तो क्या चेंज हो जाता है, डिस्टेंस चेंज हो जाती है। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो अलग अलग डिस्टेंस लगती है। ठीक है, सेम चीज़। लेकिन अगर मैं इनिशियल और मेरा फाइनल पॉइंट दोनों फिक्स हैं तो क्या डिस्प्लेसमेंट बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा जो सीधी डायरेक्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस होती है, तो वो कभी चेंज नहीं होगी। तो अगर मेरे को इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर पता है तो वो डिस्टेंस क्या हो जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में अलग अलग हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में सेम रहेगा, अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। बिल्कुल बेसिक बेसिक डिफरेंस देखेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा। तो डिस्टेंस क्या होती है, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखनी है। देखो एक चीज़ और देख लेते हैं कि कभी भी दो चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएशन आए तो एक डिफ्रेंशिएशन तो अपने को हमेशा किसका लिखना है, डेफिनेशन का, कि दोनों की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सेकंड किसका लिखना है, एग्जाम्पल अगर कोई हम दे पाए तो। नेक्स्ट, एप्लीकेशन, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ काम में आते हैं। नेक्स्ट, एसआई यूनिट। तो कोई भी चीज़ है आपके पास हमेशा से 3 से 4 डिफरेंस तो आसानी से निकाल सकते हो आप, चाहे क्वेश्चन आपको आए या ना आए, बेसिक चीज़ें आती हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होती है अभी हमने देखा ही था, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्क्राइब्ड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब देखिए, जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था पिछले स्लाइड में, तो मैं क्या देख रहा था कि क्या मैं डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए? बिल्कुल नहीं, पाथ इंपॉर्टेंट था, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैं ऊपर से जा रहा था कि नीचे से जा रहा था, तो डिस्टेंस क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैं क्या देख रहा था, दो पॉइंट कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, टॉप पे है, बॉटम पे है, उस हिसाब से मेरी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है पाथ पे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर, और इसकी एसआई यूनिट भी क्या है, मीटर। ठीक है, अब ये बताइए मेरे को, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल में जो सबसे ज़्यादा फंसाता है लोगों को, दिमाग की बत्ती जलाने वाला सवाल है कि क्या क्या किसी चीज़ का डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने चलना शुरू कर दिया है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता, अगर मोशन में है तो जीरो भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कि क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों नहीं हो सकती भैया नेगेटिव? क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी पॉइंट ए से चलना शुरू किया और अगर मैं बी पे गया तो भैया मैंने तो कुछ तो पाथ कवर कर ही लिया। तो अगर जब जब मैं कुछ भी पाथ कवर करूँगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, चाहे मैं लेफ़्ट करूँ चाहे राइट करूँ, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमेशा क्या रहेगा, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है या रेस्ट पे है, कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो ये जीरो होगा। लेकिन हाँ, कभी मोशन में है तो, और मोशन में है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जीरो कब होगा, जब मैं घूम फिर के उसी पोजीशन में पहुंच जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताता है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट मेरे सेम हो गए, जैसे अगर मैंने चलना शुरू किया, एक स्क्वायर ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं पॉइंट पी, इसको बोल देते हैं क्यू, इसको बोल देते हैं आर, इसको बोल देते हैं एस। तो अगर मैंने पी पॉइंट से चलना शुरू किया, मैं क्यू पे गया, क्यू से चलना शुरू किया मैं आर पे गया, आर से चलना शुरू किया गया एस पे गया, और एस से चल के अगर मैं वापस पी पे आ गया तो मेरा इनिशियल फाइनल दोनों सेम। और अगर दोनों पॉइंट सेम है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने 4 चीज़ें सीखी यहाँ से। क्या क्या 4 चीज़ें सीखी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या 4 चीज़ें सीखी? सबसे पहले मैंने डेफिनेशन सीखी, क्या डिस्टेंस क्या होती है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जो पाथ कवर किया वो क्या होता है,
डिस्टेंस, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। दोनों चीज़ों को किस में मेजर करता हूँ मैं, मीटर में, और एक इसमें से डिस्टेंस क्योंकि पाथ पर डिपेंड करती है, ठीक है, तो ये पाथ पे डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब मैंने बात की कि किस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, किस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्केलर के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब डिस्टेंस या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। जो मैंने बोला था दिमाग की बत्ती जलाने वाला सवाल है, कभी भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है कि इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यस इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये मोटिवेट करेगा मेरे को आगे और वीडियो बनाने के लिए। आइए अब आगे देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपकी बुक में दे रखा है, तो क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, कि मोशन क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है भैया, चेंज ऑफ पोजिशन, ठीक है। मोशन क्या होता है, चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बात आती है यूनिफॉर्मिटी की, तो अभी हमने ऐसा यूनिट में भी देखा यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, तो अगर मोशन एक जैसा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। एक जैसा नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब पता कैसे लगेगा मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखो दो तरीके पता लगाने के, कि कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितने, इक्वल टाइम के अंदर, कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है दोस्तों। कि कोई भी चीज़ इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम, इसको अगर मैं पॉइंट ओ बोलूँ, इसको पॉइंट बी बोलूँ, इसको पॉइंट ए बोलूँ, सॉरी इसको पॉइंट बी बोलूँ, ये अगर 2 सेकंड है और ये भी 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड में अगर ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और नेक्स्ट 2 सेकंड में भी ये अगर ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है दोस्तों। कि अगर मैं सेम टाइम इंटरवल के अंदर, सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं तो मैं उस मोशन को क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर मैं सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करता हूं तो उसी मोशन को मैं क्या बोलूंगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये दो वर्ड हैं, सेम टाइम इंटरवल और सेम डिस्टेंस। अगर मैंने ये आंसर में लिखे हैं तो मेरा आंसर ठीक है, और ये दो वर्ड अगर मैंने मिस कर दिए, सेम टाइम इंटरवल और सेम डिस्टेंस, तो आप चाहे कितनी भी इंग्लिश लिखें, कितना भी अच्छा लिखें, आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहली चीज़ मैंने यूनिफॉर्म मोशन में क्या देखी, कि अगर कोई चीज़, और ये ग्राफ बनाना है दोस्तों, कि सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर जैसे कि अब देखो नॉन यूनिफॉर्म का भी एक ग्राफ बना के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर मैं टाइम टी बोलूँ एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या बोलता हूँ मैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले 2 सेकंड के अंदर देखिए कितना कवर किया उसने, मान लेता हूँ 2 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद अगले 2 सेकंड में देखो कितना कवर किया, तो 2 से ज़्यादा हो गया। उसके बाद अगर मैं 2 सेकंड पे जाऊंगा तो देखो कहाँ पहुँच गया। तो इसका मतलब सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है दोस्तों। अब आपका सवाल आएगा कि सर पता कैसे चलेगा कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। और क्वेश्चन तो ऐसा तो पूछेगा नहीं कि डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये पूछ लेता है तब तो बहुत सिंपल सवाल हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करो, आप तो लिख ही दोगे कि सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो मैं उसको मोशन को क्या बोलूँगा, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन सवाल कैसा देगा, सवाल देगा थोड़ा एक ग्राफ बना के दे देगा कि बताओ ये ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस 2 लाइनें खींचनी है। अभी बता देते हैं क्या करना है। ऐसे कोई ग्राफ देगा तो 2 वर्टिकल लाइनें खींचनी है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचनी है, ठीक है। और उनके बीच में गैप देख लेना है कि ये गैप बराबर रखना है
तो अगर ये गैप भी बराबर रहे तो यूनिफॉर्म मोशन, ये गैप अगर अलग अलग आए, ज़्यादा या कम आए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्योंकि ये टाइम इंटरवल को बताता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल को। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इट इज नोन एज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन का नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म मोशन की, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, डेफिनेशन के साथ हमेशा ये लाइन और लिखनी है, क्यों, ये आपकी क्या करती है, वैल्यू एडिशन, जो आपको हाफ मार्क्स तो मिनिमम एक्स्ट्रा देगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना। ठीक है, और जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम रहना, चेंज नहीं होना। ठीक है, तो अभी इसको प्रैक्टिकल कैसे समझते हैं। आप एक रोड पे जा रहे हो, एक हाईवे पे जा रहे हो, बहुत ही अच्छा हाईवे है। ठीक है, उस हाईवे पे आपकी कार ने चलना शुरू किया, कितने पे, 50 या 100, चलो 50 मान लेते हैं सेफ लिमिट। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू किया, और वो अगले 1 घंटे तक 50 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है, अगले 1 आवर तक 50 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, किसी ने कुछ ब्रेक नहीं लगाया, कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया, मतलब कोई रेस नहीं दी, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो गाड़ी किस में है, उसे 1 घंटे के लिए यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है दोस्तों, तो 2 तरीके हैं मेरे को यूनिफॉर्म मोशन देखने के। पहला क्या है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, और एक तरीका क्या है कि उसने सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल की हो। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मैं 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करता हूँ, नेक्स्ट 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर कवर करता हूँ, तो भी मैं बोल सकता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन में हूँ। या फिर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूँ, तो भी मैं बोल सकता हूँ कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आइदर टाइम चेंज हो, आइदर डिस्टेंस चेंज हो, या स्पीड चेंज हो, तीनों में से कोई भी चीज़ चेंज हो गई या सेम पैटर्न में नहीं रही, तो मैं सीधा सीधा क्या बोलूँगा कि वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है दोस्तों, आइए, तो अब आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जितना अभी तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से ये भी पता लगेगा अपन कैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैव मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। ठीक है, कैन इट हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट। देखो अपन ने टेबल पढ़ी थी एक, उसमें क्या देखा था कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़ा था, हमने एक बॉक्स बना के पढ़ा था ना, स्क्वायर रेक्टेंगल बना के, ए से बी पे जाता है, बी से सी पे जाता है, सी से डी पे जाता है। ठीक है, तो मोशन में तो है ये चीज़। तो अब ये क्या बोल रहा है कि उसने कुछ मूव किया और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की। अभी बोल रहा है क्या ये जीरो डिस्प्लेसमेंट ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है, अगर ये वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाए जहाँ से उसने चलना शुरू किया। ठीक है, इफ़ ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एंड इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन देन इट कैन हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कैन इट हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल यस। और क्या आएगा आंसर, कब होगा ऐसा, व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जब वो अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका है। अगर वो ए से चलना शुरू करे और वापस घूम फिर के ए पे ही आ जाए, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना है और ये लिखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो देखो 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के, आइधर मैं स्पीड निकालूं और फिर करूं, या फिर मैं डायग्राम से करूं। तो मेरे को सबसे आसान लगता है डायग्राम, आपका टाइम भी बचेगा और माइंड को भी शार्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि एक फार्मर है, ठीक है, और क्या करता है, उसका क्या है, स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती है, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, और वही सबसे पहले तो नाम दे दो स्क्वायर का, PQRS। ठीक है, अब वो उसमें 10 मीटर की एक साइड है। ठीक है, ये 10 मीटर हो गया, ये भी 10 मीटर हो गया, ये भी 10 मीटर हो गया, और ये भी 10 मीटर हो गया। ठीक है, अब वो क्या करता है, मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर इन 40 सेकेंड। अब वो बोलता है कि वो एक पूरा राउंड P से P पे वापस आ गया, कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। ठीक है दोस्तों,
अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो उसने चलना शुरू किया पी पॉइंट से, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो उसने चलना कहाँ से शुरू किया, पी पॉइंट से, ठीक है, और हर 40 सेकंड में वो वापस आ जा रहा है, ठीक है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो वो बात कर रहा है अभी 2 मिनट 20 सेकंड की, ठीक है। तो 2 मिनट का मतलब कितना हो गया, 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड, ठीक है। तो देखिए 40 सेकंड में जीरो, वापस फिर 40 सेकंड, तो टोटल 80 सेकंड हो गया, फिर जीरो, उसके बाद फिर 40 सेकंड चला, फिर जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो 40 40 40 टोटल कितना हो गया 120 सेकंड, 120 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, जीरो, ठीक है दोस्तों। अब बचे क्या, ये लास्ट के 20 सेकंड। तो इन 20 सेकंड में कहाँ से चलेगा, 10 सेकंड में जाएगा पी से क्यू पे, उसके बाद 10 सेकंड में जाएगा क्यू से आर पे, ठीक है। और हमें क्या पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो पी से आर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पी से आर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो बेस है 10, परपेंडिकुलर कितना है 10, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा 200, 200 में से 10 बाहर आ जाएगा रूट के, और 10√2, ठीक है। मीटर है तो मीटर, ये क्या हो गया अपना आंसर, ठीक है दोस्तों, समझ आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले ये देखते हैं, आपने देखो अभी तक हम देखो 2 क्वेश्चन देख चुके हैं और बहुत सारे कंसेप्ट देख चुके हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पहले क्वेश्चन क्या आते हैं, एक होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, या आपके क्या होते हैं पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या आते हैं डिफाइन करना, कि इस चीज़ को डिफाइन करो, इस पर शॉर्ट नोट लिखो या डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तीसरे क्या आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें से इन तीनों कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में से फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी ये हमेशा क्या आती है, कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल का मतलब आपको अगर कंसेप्ट आता है तो आप इन दोनों को कर पाएंगे, एक टू वर्ड अंडरस्टैंडिंग है तो कर पाएंगे, वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, डिफाइन और डिफ्रेंशिएट करने वाले क्वेश्चन इनको फिर भी आप याद करके कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें काम किस पे करना है, फर्स्ट कैटेगरी पे और थर्ड कैटेगरी पे, क्योंकि आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा, स्कूल से पढ़ा हो या कहीं से पढ़ा हो, तो आपको डिफाइन करना और डेफिनेशन और डिफ्रेंशिएशन और शॉर्ट नोट लिखना ये तो आते ही हैं, ठीक है। मेन चीज़ हमें दिक्कत कहाँ आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत आती है, जहाँ पे हम ऑप्शन को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उन दोनों पे हम अच्छे से काम कर लेंगे, ठीक है, और अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि उसी तरीके का क्वेश्चन है कि ट्रू और फॉल्स बताना है अपने को, कि क्या ट्रू है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हम पहले ऑलरेडी वो टेबल में देख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी जीरो, ट्रू है फॉल्स है, कमेंट करके बताइए सब लोग कि ट्रू है फॉल्स है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो, यस, डिफरेंशिएट कैन बी जीरो, ठीक है, तो ये फॉल्स है, इट कैन बी जीरो। अरे अभी हमने पिछला क्वेश्चन ही किया है कि वो उसमें स्क्वायर में वापस घूम के उसी पोजीशन पे अगर आ गया तो डिफरेंशिएट ये डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। देखिए हमेशा ये कैसे ज़्यादा हो सकता है, इट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी जीरो होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, जीरो से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा किससे ज़्यादा रहेगा, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देन डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी फॉल्स है। समझ आया दोस्तों। आइए
अब आगे देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी देख ली है। फिजिकल क्वांटिटी में अपने क्या क्या देखा, हमने दो चीज़ें देखी। सबसे पहले तो दो की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसमें तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले अपने न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, नेक्स्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि किसी किसी में डायरेक्शन भी चाहिए होती है। इन्हीं के बेसिस पे अपन ने दो तरीके के टाइप पढ़े हैं। पहला टाइप क्या पढ़ा है, कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, इंडिपेंडेंट बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, बेसिक या एलिमेंट्री और डिराइव्ड। नेक्स्ट हमने देखा डायरेक्शन के बेसिस पे दो तरीके की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है मैग्नीट्यूड के साथ, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। फिर हमने पढ़ा कि स्टैंडर्डाइजेशन और यूनिफॉर्मिटी के लिए ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है, एक रिलेटिव फिनोमिना है। सबसे पहले तो यही लिखना है वर्ड, जहाँ भी लिखोगे क्या है, एक रिलेटिव फिनोमिना है। रिलेटिव फिनोमिना में क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सर्कुलर मोशन, उसके बाद रोटेशन, उसके बाद वाइब्रेशन, और अभी लेटेस्ट हमने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा हमने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर उनमें डिफरेंस देखे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी आपके कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो दोनों में डिफरेंस पूछेगा, ठीक है दोस्तों। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अब आपके काम की चीज़ आती है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, रेट ऑफ चेंज, ठीक है दोस्तों। तो सबसे आसान चीज़ है, बहुत तरीके के रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम मोशन में ही रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं। तो देखो मोशन क्या होता है, खुद बताता है चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। अब उसमें भी चेंज कैसे हो रहा है, पोजीशन कैसे चेंज कर रही है भाई। एक गाड़ी अगर हम चला रहे हैं तो गाड़ी कैसे चेंज हो रही है, गाड़ी चलाने के लिए कुछ तो हम करना पड़ता है ना, अपने आप गाड़ी चल नहीं जाती है, तो हमें वो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है गाड़ी की पोजीशन चेंज करने के लिए, गाड़ी की पोजीशन चेंज करने के लिए हमें क्या देनी होती है, रेस, ठीक है। तो हमें रेस देनी होती है। तो उससे आपने गाड़ी में एक सामने एक घड़ी जैसी लग रहा होता है ना, स्पीडोमीटर, उसमें क्या बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे स्पीड तेज होती है तो डिस्टेंस जल्दी कवर होती है, स्पीड धीरे होती है तो डिस्टेंस लेट कवर होती है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, कि मोशन कैसे कैसे चेंज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी चीज़ को हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। कहने का मतलब मैं एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है, उसी को क्या बोलता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, कि मोशन एक सेकंड में कितना बदल गया, ठीक है दोस्तों। तो एक सेकंड में जितना मोशन बदला उसी को क्या बोलता हूँ मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, ठीक है। इसी को किस चीज़ से डिफाइन किया जाता है, स्पीड से। अभी हमने कार का एग्जाम्पल लिया था कि कार में चला रहा हूँ एक रोड के ऊपर, तो मैंने उसकी मोशन चेंज हो रहा है बार बार, तो मैं उसको किससे मेजर करता हूँ, मैं उसको उसकी स्पीड से मेजर करता हूँ कि उसका मोशन कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी चेंज हो रहा है, स्पीड धीरे है तो धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। और अभी मैंने बोला कि पर यूनिट टाइम में बात कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस की यूनिट मैंने क्या की, मोशन को मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में देखता हूँ, तो स्पीड पर यूनिट टाइम हो गया। तो डिस्टेंस को अगर मैं बोल रहा था मीटर में, तो पर यूनिट टाइम का करूँगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे इसकी ऐसा यूनिट आती है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं ऐसा यूनिट से ही सॉल्व कर सकता हूँ कि उसमें ऐसा यूनिट ठीक दी हुई है कि नहीं दी हुई है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसका इस मोशन का स्पीड निकालो या इस क्वेश्चन के अंदर स्पीड निकालो, और उसकी ऐसा यूनिट मीटर में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, किसी भी चीज़ में दी हुई है, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि मीटर पर सेकंड वाली ही स्पीड हो सकती है, न मीटर स्पीड हो सकती है, न सेकंड स्पीड हो सकती है, दोनों को आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ और पता लगी कि मीटर पर सेकंड क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है दोस्तों। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मीटर क्या है, बेस क्वांटिटी, और सेकंड भी क्या है, बेस क्वांटिटी, लेकिन मीटर पर सेकंड क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और स्पीड को देखने के लिए फिर मैंने एक फॉर्मूला देखा हमने
क्या देखा कि एवरेज स्पीड क्या चीज़ होती है। एवरेज स्पीड मतलब कि मैं अगर एक पॉइंट ए से लेकर के एक पॉइंट बी तक गया तो मैं अलग अलग स्पीड से गया, ठीक है। कभी देरी रेस दी मैंने, कभी ब्रेक लगाया, फिर रेस दी, फिर ब्रेक लगाया, तो मैं 2 घंटे में पहुंच गया यहाँ पे भाई साहब। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कितने घंटे में पहुंच गया? 2 घंटे में। लेकिन अगर कोई मेरे को बोले कि भाई साहब आपको ए से चलना था और बी तक जाना था और आपको बीच में रेस चेंज नहीं करनी, एक ही रेस से जाना, 2 घंटे में पहुंचना है, तो वो सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस अगर मेरे को ट्रैवल करनी पड़े और एक ही स्पीड रखनी पड़े तो मैं उसी को क्या बोलता हूँ? एवरेज स्पीड, ठीक है, वी एवरेज। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमने पढ़ा ही था, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस क्या होती है? टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में दी होगी, टाइम भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये कहाँ से निकाल सकता हूँ? देखिए, मैं सिर्फ कहाँ से निकाल सकता हूँ? आपकी एसआई यूनिट से, मीटर पर सेकंड। मीटर मतलब डिस्टेंस, सेकंड मतलब टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब देखिए नीचे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, उसी का रिप्रेजेंटेशन है आपका वेरिएबल की फॉर्म में, कि अगर मैं डिस्टेंस को एस बोल देता हूँ, टाइम को टी बोल देता हूँ, स्पीड को वी बोल देता हूँ, तो वी एवरेज क्या हो जाता है अपना? वी एवरेज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब एस, टाइम मतलब टी। अभी तक देखिए मैंने कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं की है। अभी आपने स्पीड निकाल दिया, मोशन निकाल दिया, चेंज ऑफ पोजीशन निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, गाड़ी तेज चला ली, गाड़ी धीरे चला ली, गाड़ी में ब्रेक लगा दिया, सब कुछ कर लिया आपने। लेकिन अभी तक किसकी बात नहीं की है मैंने? डायरेक्शन की बात नहीं की है। और जैसे ही मैं स्पीड के साथ डायरेक्शन की बात करूंगा तो इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो दिमाग में बत्ती जली कुछ कि अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब स्पीड आपकी क्या हो गई? स्केलर। लेकिन जैसे ही मैं वेलोसिटी की बात करूंगा वहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है तो इसको क्या बोलूंगा मैं? वेक्टर। तो अगर डिफ्रेंशिएट करना पड़े, एक डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे ही आ गया, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन मैं कैसे कैसे चेंज कर सकता हूँ? या तो मैं स्पीड में चेंज करके या उसकी डायरेक्शन में चेंज करके। ठीक है, स्पीड में चेंज करने का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड में चेंज करके। ठीक है, मैग्नीट्यूड में चेंज करके या उसकी डायरेक्शन में चेंज करें। मैग्नीट्यूड मतलब 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ तो 7 से चलने लग गया भाई साहब, लेकिन तो मेरा मोशन चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा जिस डेस्टिनेशन पे जल्दी मेरे को पहुंचना है। लेकिन अगर मैं आगे चल रहा था वही बैक गियर लगा दूं तो पहुंचूंगा? बिल्कुल नहीं पहुंचूंगा। तो एक डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या बोलता हूँ मैं? वेलोसिटी। तो डायरेक्शन देखिए, मोशन जब मैं पढ़ रहा था तो किस में आ रहा था डायरेक्शन? किस में इंपॉर्टेंट था? क्या था वेक्टर क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मोशन पढ़ने के लिए, डिस्टेंस पढ़ने के लिए या मीटर पढ़ने के लिए मेरे को दो चीज़ें पढ़ी थी, दो टर्मिनोलॉजी मैंने पढ़ी। क्या क्या दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी जब मैं चेंज ऑफ मोशन पढ़ रहा हूँ तो मैं दो क्वांटिटी वापस से पढ़ रहा हूँ, एक स्पीड और एक वेलोसिटी। ठीक है, तो जब मैंने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट डिस्टेंस में नहीं थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट में थी। तो सेम चीज़ अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ? स्पीड जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, और डिस्टेंस के साथ में क्या पढ़ रहा हूँ? वेलोसिटी जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैंने देखो दो चीज़ें और देखी, दो वेक्टर क्या क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। ठीक है, दो स्केलर क्या क्या हैं? डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट होती है, और उन दोनों का अगर मीन ले लेते हैं तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, कहने के बाद अगर मैं इनिशियल पॉइंट पे फाइनल पॉइंट पे वापस पहुंच गया तो जीरो भी आ सकता है वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन स्पीड कभी जीरो नहीं आएगा, एवरेज। ठीक है, तो एक तरीका बोलने का ये भी हो गया कि ये क्या होता है? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? कि उन दोनों का एवरेज निकालना, मीन निकालना। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कोई मेरे को दे दे तो यहाँ पे वी क्या है? आपकी फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों।
कोई दिक्कत? अगर लो दोस्तों किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बुरा लग रहा है तो भी आप कमेंट ज़रूर करें कि सर आप ये इंप्रूव कर सकते हो, भैया ये इंप्रूव कर सकते हो। तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इंप्रूव करेंगे। कोई डाउट अगर रह गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करना है और बुरा लगे तो बिल्कुल करना है, क्योंकि इतना एफर्ट लगाना, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको बुरा लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए कमेंट ज़रूर करना है, बुरा लगने पे खासकर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चेंज डिफरेंस देखा था, ऐसे ही अब हम क्या देखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो वो तो हम देख ही चुके हैं और सीख भी चुके हैं कैसे निकालना होता है। तो एक तो स्केलर और वेक्टर एक डिफरेंस तो यही हो गया सबसे बेसिक, कि स्पीड क्या होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो स्केलर, और इसमें क्या होता है वेक्टर। यूनिट हमको दोनों की पता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर फॉर्मूला भी पता है, एवरेज स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अरिथमेटिक मीन होता है क्या, वी एवरेज क्या होता है, वी प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, तीन तो बहुत आसानी से हो गए। फोर्थ हमने देखा ही था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, और ये तीनों हो सकता है, ये भी हमने देखा था। तो दोस्तों इतना आसान है, अगर आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझा तो आप वेलोसिटी और स्पीड को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उनके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे काम की चीज़ या नई चीज़ आप क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, जो कि क्या बताता है, इनकी डेफिनेशन को बताता है। तो पहला डिफरेंस क्या था कि स्पीड क्या बताता है, कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच मतलब बहुत कम के बारे में बात करता है, कुछ चीज़ें छोड़ देता है। ठीक है, तो क्या चीज़ छोड़ रहा है, डायरेक्शन को छोड़ रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या बताता है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सब कुछ इंक्लूड कर रहा है, सब कुछ मतलब मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड कर रहा है और डायरेक्शन भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्शन इज ऑल्सो मैंशनड इन स्पीड, ऑल्सो मैंशनड इन वेलोसिटी। ठीक है, अलोंग विद स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, तो देखिए दो बड़े क्वेश्चन आएंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस बताइए और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताइए। सेम तरीके की टेबल है, सेम तरीके के पॉइंट है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप दोनों चीज़ें विद इन मिनट्स लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए हमने क्या देखा था, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा था। अब उसको स्पीड के टर्म में पढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक हमने क्या देखा था कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कहने का मतलब उसका ग्राफ देखा था हमने कि अगर मैं इसको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना। ठीक है, लेकिन अभी मैंने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि उसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब सेम रहना, तो सेम रहती है तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा स्ट्रेट लाइन, जो टाइम के पैरेलल हो। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो इसमें अगर ऐसा ग्राफ आ जाए और ये बोले ये आपकी स्पीड है और ये टाइम है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो टाइम के साथ स्पीड बढ़ती जा रही है। फिर बोले कि ऐसा ग्राफ आ जाए नीचे झुका हुआ, कि क्या ये स्पीड और टाइम ग्राफ है, कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है? बिल्कुल नहीं, इसमें टाइम के साथ स्पीड कम होती जा रही है। ठीक है, तो चाहे कम हो चाहे बढ़े, दोनों ही नहीं है। ठीक है, हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए स्पीड, तब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में, वो क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने ऑलरेडी 4-5 बता रखे टेबल बना के। ठीक है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद क्या दे रखे हैं, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। देखिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर हो सकते हैं। कब बराबर हो सकते हैं भैया, जब वो एक ही डायरेक्शन में चले और किस में चले, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चले, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक सिंगल डायरेक्शन में चलेगा तो आपकी डिस्टेंस भी बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगा। ठीक है, या फिर मैं बात करूं वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कि एक ही डायरेक्शन में चलना है, एक ही स्पीड से चलना है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी सेम आएगी और एवरेज स्पीड भी सेम आएगी। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। तो देखिए दोस्तों, ओडोमीटर क्या होता है, आपने बाइक में या गाड़ी में एक घड़ी जैसा बना हुआ देखा होगा ऐसे आगे।
ठीक है। उसमें बीच में क्या चलता है, जैसे जैसे आप चलते जाते हो तो उसमें एक यूनिट लिखी हुई रहती है, वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वो क्या लिखे रहते हैं, किलोमीटर्स लिखे रहते हैं, ठीक है। उनको कभी आपने कम होते हुए देखा है? कहने का मतलब आपने अपने घर से, होम से स्कूल डेली जाते हैं आप, ठीक है। आप चल के गए 5 किलोमीटर, आप स्कूल चल के वापस आए 5 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने उसकी रीडिंग देखना, आप गए तो 5 किलोमीटर, वापस आए तो 5 किलोमीटर, तो टोटल 10 किलोमीटर बढ़ चुका होगा वो, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो चीज़ पाथ पे डिपेंड कर रही है, मतलब पाथ ऐड होने पे ऐड हो जा रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस। तो क्या मेजर करता है वो, डिस्टेंस, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, आपके पहिए ने, जो व्हील है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या डिस्टेंस, क्या ट्रेवल मेजर करता है, डिस्टेंस, ठीक है। व्हाट डज द पाथ ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में तो उसका पाथ कैसा लगेगा भैया, पाथ कैसा लगेगा मतलब, यूनिफॉर्म मोशन में तो पाथ कैसा लगेगा, पाथ को हम कितने तरीके से दिखा सकते हैं, अलग अलग ग्राफ से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो पहला ग्राफ तो हमने क्या देखा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसमें यूनिफॉर्म मोशन में तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा सीधा, टाइम बढ़ने पे डिस्टेंस भी बढ़ रही है उसी रेशियो में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या देख रहा हूं, जब मैं स्पीड टाइम ग्राफ देखता हूं, ठीक है। तो स्पीड टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो दोस्तों ये दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन आपसे ग्राफ नहीं पूछेगा। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये दोनों ही टाइम ग्राफ, दोनों के दोनों ग्राफ किसके हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में हमने दो लाइनें पढ़ी हैं, उन दोनों के बेसिस पे दो ग्राफ हैं। एक तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो जब भी मैं स्पीड ग्राफ देखूंगा तो ये देखूंगा इसकी टाइम से डिस्टेंस सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, और नहीं है तो नहीं है। फिर मैं अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है तो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, तो इसका मतलब भी वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगा वो वीडियो, अब तक समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया और अभी तक देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब न्यूमेरिकल आ गया आपका, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। तो यहाँ पे टाइम दे दिया आपको। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो ग्राउंड स्टेशन से उसकी डिस्टेंस पूछ लिया भैया उसने, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकलती है, ये तो आपको पता ही है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो, न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका फिजिक्स में, सबसे पहले ये देखिए आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है, टाइम गिवन है और स्पीड गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन आ गया, उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्या पता है, जिसमें टाइम आता हो, स्पीड आता हो, डिस्टेंस आता हो, आपको एक ही फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस में अपनी अपनी जगह पे सब कुछ रख दो, स्पीड की जगह स्पीड रख दो, टाइम की जगह टाइम रख दो। स्पीड आपको क्या दे रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों बस एक गलती नहीं करनी है, हमेशा यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से करना है, कि जहाँ पे जो यूनिट दे रखी हो खासकर ऐसा यूनिट में रखना है आपको सब कुछ। तो टाइम किस में दे रखा है, 5 मिनट में, तो उसको सेकंड में बदलूंगा तो 5 × 60, ठीक है। तो 6×5 = 30, 33×90, 900 × 10⁸ क्या हो गया, मीटर, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई आंसर, इतनी डिस्टेंस है उसके बीच में। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, एप्लीकेशन और समझ में आया कि डिस्टेंस का, टाइम का, स्पीड का एप्लीकेशन कहाँ होता है। मैं डिस्टेंस मेजर करने में, ग्राउंड स्टेशन से स्पेस स्टेशन की डिस्टेंस मेजर करने में,
एक चीज़ से दूसरे सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट की या दूसरे प्लेनेट की डिस्टेंस मेजर करने में, ठीक है, काम में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरीका और भी है, जैसे मेरे को अगर समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, तो क्या करोगे, सेकंड को, स्पीड को किसमें लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, और उसमें टाइम सेकंड मेजर करोगे तभी तो मीटर में आएगा भाई। अगर मेरे को ऐसा यूनिट भी पता है, मीटर की क्या होती है, स्पीड की क्या होती है, डिस्टेंस की क्या होता है, टाइम टाइम की क्या होती है, तो भी मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ आपको कि क्या फॉर्मूला होना चाहिए, मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन में हमने क्या देखा, दो चीज़ें देखी थी, पहली वेलोसिटी, सॉरी पहली स्पीड, और उसमें डायरेक्शन और ऐड हो जाती है तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं चेंज कर रहा हूँ वेलोसिटी में कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब, अभी तक तो मैं देख रहा था कि यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है भैया, स्पीड चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर। अब लेकिन वो 60 से 61 कैसे हो गई या 59 कैसे हो गई, ब्रेक लगाया, एक्सेलरेशन दिया, क्या किया क्या नहीं किया, कि वो स्पीड कैसे चेंज होती है। तो अब मैं क्या देखूंगा कि वो स्पीड कैसे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इसलिए उसका चेंज क्या होता है, जीरो। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वो चेंज क्या हो जाता है, नॉन जीरो। तो इसी नॉन जीरो चेंज को मैं क्या नाम देता हूँ, एक्सेलरेशन। ठीक है, जहाँ जहाँ स्पीड चेंज होगी, जहाँ जहाँ स्पीड चेंज होगी या वेलोसिटी चेंज होगी, वहाँ वहाँ क्या आएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होने के तरीके क्या क्या होते हैं, वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, आइदर मैं मैग्नीट्यूड को चेंज करूँ या मैं डायरेक्शन को चेंज करूँ, दोनों में से कुछ भी चेंज होगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब अभी अपन बेसिक पे चलते हैं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना है तो क्या चाहिए, स्पीड और वेलोसिटी, और अगर मैं स्पीड या वेलोसिटी को चेंज करना है तो मेरे को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को चेंज करने के लिए स्पीड और वेलोसिटी चाहिए, स्पीड वेलोसिटी को चेंज करने के लिए मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी जिसको मैं वी बोल रहा था इतनी देर से, इनिशियल वेलोसिटी जिसको यू बोल रहे थे इतनी देर से। ठीक है, क्योंकि अपन ने वी एवरेज में भी देखा था ना, वी एवरेज क्या देखा था, यू प्लस वी अपॉन टी। तो इसमें वी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या होता है, सॉरी यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और अपॉन टाइम, जितने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 5 सेकंड में बोल रहा हूँ, कितना एक्सेलरेशन हो गया, तो कितनी चेंज वेलोसिटी में चेंज हो गया है उसमें टाइम का डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मेरे को नया टर्म पता लग गया, एक एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन के टर्म में यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा दोस्तों, सबसे सबसे क्रिटिकल सवाल अभी तक का, जो सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। अब आप बोलोगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो हमेशा स्पीड की बात करता है, ये एक्सेलरेशन क्यों पूछ रहा है मेरे से जब स्पीड की बात करता है। तो दोस्तों ये क्या बोलता है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो भैया अगर चेंज नहीं हो रही है स्पीड, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। देखो रेड लाइन नीचे दिख रही है, जीरो। तो बिल्कुल जीरो होगा, टाइम के साथ साथ लाइन चलेगी, कोई ग्राफ नहीं दिखेगा आपको। क्यों, क्योंकि वैल्यू कितनी है, जीरो। तो एक्सेलरेशन कितना होगा यूनिफॉर्म मोशन में, जीरो। तो सबसे काम की चीज़ है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या देखा, यूनिफॉर्म मोशन मैंने तीन तरीके के ग्राफ देखे हैं, सिर्फ तीन तरीके के। ये तीन याद रखने, इसी का क्वेश्चन घूम घूम के आता है आपकी एग्जाम में। जो भी एग्जाम देखेंगे 11th 12th में, जेई का या नीट का एग्जाम देंगे, उसमें भी यही सब क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। लेकिन क्योंकि हम 9th में अच्छे से पढ़ते नहीं है, इसलिए हमको लगता है पता नहीं क्या चीज़ देख ली। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस टाइम की बात करेगा तो हमेशा हम क्या देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ दे रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब सेम है कि नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, तीनों ग्राफ दो आपस में रिलेटेड है और इतनी आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं चेंज ऑफ मोशन के ऊपर। चेंज ऑफ मोशन मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ मोशन, दोनों के ऊपर। ठीक है, व्हाट विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट। क्यों, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्म
क्या पढ़ रहे थे अभी तक आप? यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दोनों में क्या इंपॉर्टेंट? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, जब मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा था तो क्या सेम था? स्पीड। अब जब मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो क्या सेम है? एक्सेलरेशन। ठीक है। व्हेन विल यू से बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। तो क्या होगा आंसर? व्हेन व्हेन acceleration of the object remains constant during the motion, we will say that body is in uniform acceleration. और सेकंड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन सेम। ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहने का मतलब अभी हम जो ग्राफ बना रहे थे, क्या ग्राफ बना रहे थे एक्सेलरेशन टाइम का, कैसा बना रहे थे? जीरो पे। ये जीरो के बजाय अगर ए ऐसे कांस्टेंट आ जाता है तो क्या हो जाएगा? ये ए ऐसे आ गया, इसका मतलब ए कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे स्पीड का ग्राफ देखा था ना, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट थी, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा स्ट्रेट लाइन ने आकर, पैरेलल लाइन ने आकर के ऐसे बनता है नीचे आते हुए, और ये ए और टी ग्राफ बोलूँ मैं इसको, तो अभी एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो ये किसका ग्राफ हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन। ठीक है, मैं सारे कमेंट कवर करूँगा, कोई भी डाउट वाले कमेंट होंगे तो। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो देखो इस क्वेश्चन में वही, सबसे पहले अपने को क्या देखना है? गिवन क्या दे रखा है अपने को? क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी वी दे रखा है। यू कितना दे रखा है? 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनल कितना दे रखा है? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन पूछा है आपसे। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v पता है आपको 60, u पता है आपको 80, टाइम पता है आपको 5। लेकिन 5 किस में दे रखा है? सेकंड में। सेकंड में किसको कवर करोगे? आवर में, क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर में एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकलना है तो आपको स्पीड को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन क्या कर लेते हैं? आवर में चेंज कर लेते हैं। 5/60 मिनट में बदला, फिर 60 करेंगे तो आवर में बदल जाएगा। सॉल्व करेंगे, -20/5, 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 4 जा -3600 इंटू 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो आगे सवाल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। टी दे रखा है आपको, देखो कितना, 10 मिनट। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है तो कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? रेस्ट से। तो जब भी आप बोलता है आपको ये स्टार्ट हो रही है कोई भी चीज़ कहीं से, तो इसका मतलब रेस्ट से। रेस्ट का मतलब u बराबर कितना हो गया? 0, जो सीखने की चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फाइनल कितनी अटेन कर लेता है? 40। कितने टाइम में अटेन करता है? 10 सेकेंड में। आवर में कन्वर्ट करूँगा तो 60, तो क्या हो जाएगा? 40/10 इंटू 60, तो क्या आ जाएगा? 240 किलोमीटर पर आवर। ऐसा यूनिट करना था, ऐसा यूनिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में अपन ने 2 देखा। एक और देखी अपन ने बेस क्वांटिटी, फिर देखी अपन ने डिराइव्ड क्वांटिटी,
उसके बाद अपन ने देखा वेक्टर, फिर अपन ने देखा स्केलर, ठीक है। फिर हमने देखा एसआई यूनिट, 7 बेसिक एसआई यूनिट देखी, फिर डिराइव्ड यूनिट देखी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मोशन, मोशन क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन देखे हमने, स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर में, वाइब्रेशन में, रोटेशन में, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के 3 ग्राफ देखे कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो सीधा लाइन बनेगा, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ है तो वीटी ग्राफ है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो 0 पे बनेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उसके बाद वही हमने टाइप ऑफ मोशन देख ही लिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने देख ही लिए। उसके बाद हमने रेट ऑफ चेंज देखा। मोशन में रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोल देते हैं, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी में चेंज ऑफ मोशन को हमने क्या नाम दिया था, एक्सेलरेशन। 2 तरीके से होता है, कैसे कैसे, एक तो मैग्नीट्यूड में चेंज करके, दूसरा डायरेक्शन में चेंज करके, ठीक है। फिर हमने ग्राफ की हेल्प से देखा इन्हीं चीज़ों को, ठीक है। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हो सकता है 9th क्लास में आपके इतना काम नहीं आएगी, लेकिन 11th 12th क्लास में अगर आप फिजिक्स लेते हैं या पीसीएम लेते हैं, पीसीबी लेते हैं, जो भी लेते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या आगे हायर स्टडी में जो सबसे काम आएगी, ग्राफ कैसे पढ़ना होता है साहब। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमें ग्राफ पढ़ने में होती है कि पता नहीं लाइनें खींच देते हैं, किधर से किधर खींचते हैं, क्यों खींचते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जो अभी तक हम देख भी चुके हैं कि अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है तो एक होगी एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वर्टिकल मतलब जो ऊपर की तरफ जाती है, एक्स एक्सिस मतलब जो राइट साइड में जाती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। तो जब भी मैं बात करूँगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमेशा टाइम मैं किस पे लूँगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। स्टैंडर्ड है ये, इसलिए ऐसा ले रहा हूँ, ले आप कहीं भी सकते हो, ठीक है। और डिस्टेंस कहाँ पे लेंगे या वेलोसिटी कहाँ पे लेंगे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा कर्व बन रहा है ऊपर की तरफ, तो देखिए 4 सेकंड में कितना बढ़ा, 5, फिर नेक्स्ट 4 सेकंड में देखो 8 पे पहुंच गया मैं, लेकिन यहाँ पे कितना पहुंच गया, 15। नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना बढ़ गया, 10। यहाँ तो सिर्फ 5 बढ़ा था, वहाँ 10 बढ़ गया, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो वही मैं बात कर रहा था, कोई भी ग्राफ में आप देखोगे यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, आप सिर्फ ग्राफ में 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन खींचेंगे सेम इंटरवल पे। आप ये देखना अगर वो सेम जगह मैच कर रही है कि नहीं कर रही, नहीं कर रही है मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ग्राफ में किसका मतलब है, 2 चीज़ों के बीच में ग्राफ है, किस किस के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो मैं कैसे देखूंगा यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस आ रही है तो यूनिफॉर्म, नहीं आ रही है जैसे सेकंड वाले में नहीं आ रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, और मैं फिर वही 2 चीज़ें देखूंगा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें स्पीड क्या होती है या वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन ये वाला। लेकिन सेकंड ग्राफ देखिए, इसमें टाइम के साथ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपकी स्पीड कम, फिर स्पीड ज़्यादा, 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 तो स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कोई दिक्कत, दोनों चीज़ें हम अभी तक कवर कर चुके हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। कोई दिक्कत तो आप कमेंट करके बताइए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, एक हमने टर्म और पढ़ा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मतलब जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे रहेगा, एक पोजीशन पे रहे, ए टी ग्राफ में, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं आएगा कि ए टी ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये तो कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा,
कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सवाल आएगा वीटी ग्राफ देख के बताना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख के बताना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। वो कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों वो ऐसे पता लगेगा कि एक काम की चीज़ अभी अपनी है कि जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखता हूं तो उसका स्लोप मतलब ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल क्या बताता है? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ तो ये जो एंगल बताता है ये क्या बताता है? वेलोसिटी। जिसका स्लोप जितना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है। और ऐसे ही जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूँगा, अगर मैं वी ग्राफ की बात करूँगा तो उसका स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। ठीक है। कोई दिक्कत? यह चीज़ आपको याद करनी है। क्यों? क्योंकि मैं अभी हम क्या सीखेंगे, ग्राफ में आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं कोई मेरे को उसका स्लोप बता दे तो मैं उसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी अगर कोई स्लोप बता दे तो एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है। कोई दिक्कत? तो जब मैं डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ? स्लोप। ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा हूँ तो मैं क्या देखूंगा? एरिया। कहने का मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं इन तीनों ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इसका स्लोप की बात करूंगा तो मैं नीचे आऊंगा, और जब मैं एरिया की बात करूंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा। कहने का मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बताता है वेलोसिटी। एरिया का मतलब होता है उसके नीचे का एरिया। ठीक है। आइदर वो रेक्टेंगल बनेगा या वो ट्राइंगल बनेगा। ठीक है। कोई भी अपनी ज्योग्राफी बनेगी या ये शेप बनेगी। ठीक है। ज्योग्राफिकल शेप बनेगी, उसका मैं एरिया निकाल लूँगा। क्या सबके फॉर्मूले आते ही अपने को। ठीक है। ट्राइंगल बना करके, रेक्टेंगल बना करके, ठीक है, ट्रिपेजियम बना करके। कोई दिक्कत दोस्तों? तो अब मैं वही बात कर रहा था। देखो इसका स्लोप कैसा है? ठीक है। नेगेटिव स्लोप है। ठीक है। अगर ये स्लोप कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है। अगर ये स्लोप यहाँ पे इधर है, इधर की तरफ इधर हो गया, फिर स्लोप इधर हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन तीनों में अलग अलग डायरेक्शन में हो गया है। तो तीनों में एक्सेलरेशन चेंज हो चुका है। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है। कोई दिक्कत? आइए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कर लेते हैं। वैसा क्या बनाना है अपने को? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हो गया अपना डिस्टेंस। ये क्या हो गया? टाइम। टाइम किस में होता है? सेकंड में। डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में। हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है। अब भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि उसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा पैरेलल एक्सिस है, टाइम के पैरेलल एक्सिस है। ठीक है। तो बना दिया अपन ने जो वो बोल रहा है। अब इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि उसकी डिस्टेंस टाइम के साथ सेम है, चेंज नहीं हो रही है। तो अगर ये डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है? सेम, मीन्स डिस्टेंस नॉट चेंजिंग। तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत? दोस्तों समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से चैनल को सब्सक्राइब कराओ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना काम पहुंच पाए। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए अपन कर ही चुके हैं। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए।
ठीक है, तो ये डिस्टेंस को मैं एस से लिख देता हूँ, टाइम को टी से, ये मीटर में होता है, ये सेकंड में होता है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म, और ये कर्व होगा तो क्या बन गया, नॉन यूनिफॉर्म। और हमें दिखाना होता है, ऐसे दिखा भी सकते हो, इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये भी हम कवर कर चुके हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं। क्या बात कर रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ, तो इधर मैं स्पीड बनाऊंगा, स्पीड किस में होती है, मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। क्या बोल रहा है, इफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, अगर ये ऐसे सेम है तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ सेम रह रही है, स्पीड सेम है, तो ये क्या हो गया, स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड इज यूनिफॉर्म, या मैं क्या बोल सकता हूँ, स्पीड इज कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो मैंने तीन चीज़ें बताई थी दोस्तों, कि अगर मैं डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे आता हूँ तो क्या देखता हूँ, स्लोप। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, एरिया। तो किसकी बात कर रहा है, एरिया की, और किस किस के एरिया की बात कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कहने का मतलब साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, और उन्होंने उसके बाद तीन इक्वेशन बताई है अपनी। तीन इक्वेशन मतलब अभी तक अपन ने तीन क्वांटिटी पढ़ी है मेनली, और ये इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है दोस्तों, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, ये तीनों क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब जिनमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज़ और है, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, सिर्फ जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले तो तीनों इक्वेशन याद करनी है आपको, बार बार लिख के देखिए, अपने आप याद हो जाएगी। डेरिवेशन कैसे करना है, कैसे डिफाइन करना है, वो मैं अपने आप बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए पहला डेरिवेशन करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दे रखा है, बहुत ही सिंपल है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, कैसे निकलेगा साहब, कहीं से नहीं निकालना है, हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो भैया मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए टी बराबर वी माइनस यू, तो यहाँ से v बराबर क्या आ गया, u प्लस ए टी। फर्स्ट डिफाइन हो गया, कोई दिक्कत डिराइव करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर वापस से वही करना है अपने को। s बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, v एवरेज इंटू टी। ठीक है, v एवरेज क्या होता है, v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी, अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटीज इंटू टी। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना है, क्या करना है, v की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। ठीक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। ब्रैकेट को एक्सपेंड करूँगा तो क्या हो जाएगा, टू यू अपॉन टू टी प्लस ए टी अपॉन टू, सॉरी टी स्क्वायर। ठीक है, टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे एस चल ही रहा था, तो क्या हो गया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई अपनी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं टी की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ वी और यू के टर्म में, ठीक है, तो अपनी कौन सी आ जाएगी, थर्ड। तो यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ कि अपन ने क्या देखा था, एस बराबर वी एवरेज इंटू टी, वी की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, यू प्लस वी अपॉन टी, और फर्स्ट वाली इक्वेशन से अगर मैं टी की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, अब मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगा दें, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो 2a इधर चला जाएगा तो 2as, तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो तीनों ही बहुत सिंपल सिंपल है, बस ज़्यादा कुछ अपने को नहीं करना है, बेसिक चीज़ों पर टिके रहना है, ठीक है दोस्तों। 2-2 मिनट में आपके तीनों डेरिवेशन हो सकते हैं, और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहूँ तो मैं ग्राफ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। हमने क्या देखा था, सेकंड डेरिवेशन करते हैं अपन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, इसको ग्राफ से देखते हैं। मैंने क्या बोला, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो मैं देखता हूँ वी टी ग्राफ, ठीक है। ये हो गया वी टी ग्राफ मेरा, ठीक है। तो ये टाइम टी टाइम के अंदर मेरे को देखना है, तो वी टी ग्राफ में अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी मेरी यू है, फाइनल वेलोसिटी मेरी वी है, और टाइम टी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, और टाइम टी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये एरिया निकाल लेता हूँ। तो ये क्या बन रहा है, एरिया निकालने के लिए क्या बन रहा है, ट्रिपेजियम बन रहा है। ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, यही एरिया होता है ट्रिपेजियम का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो 1/2 वी प्लस यू इंटू टी, ठीक है। आइए आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अब अपने चैप्टर समाप्ति की ओर है, ठीक है। तो अभी तक कुछ भी अगर आपके डाउट रह गए हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। अब बस अपने ज़्यादातर न्यूमेरिकली बचे हैं, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। और हाँ, एक चीज़ और अपनी रह गई है कि इनको यूज कैसे करेंगे यार, आपने बता दिया सर कि 3 इक्वेशन होती है मोशन की, चलो ठीक है मान लेते हैं 3 इक्वेशन होती है, तो काम में कैसे आती है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो भैया, इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 ही चीज़ें हैं, एक है वी, सॉरी 4 चीज़ें, एक है वी, एक है यू, एक है ए, एक है टी, ठीक है। वी और यू मतलब वेलोसिटी है, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक एक्सेलरेशन और एक टाइम है, तो 4 चीज़ें हैं, ठीक है। वेलोसिटी में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, तो उन 4 में से कोई भी 3 चीज़ें जो क्वेश्चन में दी हो और चौथी पूछी गई होगी, ठीक है। तो जिस फॉर्मूले के अंदर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में से जो बाकी चीज़ें दी गई हो और एक नहीं दी गई हो, वो जिस इक्वेशन में आ जाए उसी इक्वेशन को पुटअप करना है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर लिखना है, आंसर के अंदर अपने, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो इंपॉर्टेंट है, और क्या फाइंड करना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन चीज़ों को सेग्रीगेट कर पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं अपने को क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखो, फ्रॉम रेस्ट, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो अपने को यू दे दिया है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस, तो ए दे दिया है, ठीक है। और 2 सेकेंड मतलब टाइम दे दिया है। अब मेरे से क्या पूछा है, स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड एक्वायर्ड मतलब वी पूछा गया है, ठीक है। v पूछा गया, ए यू और t दे रखा है, तो कौन सा इक्वेशन में आता है, v बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। v निकालना है मेरे को, u दे रखा है 0, रेस्ट से इनिशिएट करता है, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.1, टाइम t की वैल्यू दे रखी है 2, मिनट में दे रखी है, सेकंड में कन्वर्ट करूंगा मैं, 2 इंटू 60, ठीक है। तो 0.1 इंटू 120, तो ये क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दोनों सेम होते हैं, तो इधर मैं डिस्टेंस निकालूँ या डिस्प्लेसमेंट, सेम ही बात होती है। तो यहाँ पे मेरे को एस निकालना है, तो एस किस में आता है, एस इसमें आता है, यू टी प्लस हाफ ए
टी स्क्वायर में एस आता है। तो यहाँ पे यू की वैल्यू 0 है तो यू इंटू टी भी 0 हो गया, प्लस हाफ ए की वैल्यू 0.1, टी की वैल्यू 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 0.1, 12 या 144 और 2 जीरो थे, 1.1 है और अपॉन 2 है। ठीक है, तो 0.1 से 1 जीरो कट गया, 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 2 7 जा 2 और 0 720 क्या आ गया मीटर। तो ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ दिस, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस। तो देखो आपको ट्रेवलिंग ट्रेन कर रही है स्टार्टिंग में, तो यू आपको दे दिया 90 किलोमीटर पर आवर, फिर ब्रेक अप्लाई किए किस एक्सेलरेशन से, माइनस से। मैंने क्या बताया था, ये क्या होते हैं, वेक्टर फॉर्म होती हैं इक्वेशन की। तो अगर प्लस में दे रखा है तो प्लस में रखना है, माइनस में दे रखा है तो माइनस में रखना है। अब बोल रहा है हाउ फार द ट्रेन विल गो टू बिफोर इट ब्रॉट टू द रेस्ट। रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस एस। ठीक है, टाइम नहीं दे रखा है लेकिन आपको। ठीक है, तो भैया सिंपल सा पता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a एस। अब बस काम की चीज़ आपकी ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 90 आवर में को सेकंड में कन्वर्ट कर लें 3600, किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1000। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड आ गया। ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एस की वैल्यू निकल जाएगी अपनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन हैज ए एक्सेलरेशन ऑफ दिस, व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, एक ट्रॉली जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर नीचे जाती है, जब देखो इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे जाए, कैसे भी नीचे जाए, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, गिवन आ गया एक्सेलरेशन, लेकिन सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 100 से डिवाइड करके। ठीक है, और टाइम दे रखा है 3 सेकंड के बाद बताना है। ठीक है, ठीक है, तो 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। यू क्या दे रखा है 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ए दे रखा है, टी दे रखा है, निकाल लिए, मल्टीप्लाई करना है सीधा। ठीक है, नेक्स्ट। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया आपको, डिस्टेंस निकालना है 10 सेकंड में कितना होगा। ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन दे रखा है क्वेश्चन में, टाइम दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, यू क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है कार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0। तो एस बराबर क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट। A stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time it will take to reach there? देखो, ऐसे क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े होते हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं। क्यों, हमेशा बेसिक पे टिकना है। कैसे टिकोगे कि क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या गिवन है। एक स्टोन दे रखा है साहब, उसको कहाँ फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो। तो यू क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दे रखा है ए, कितना हो गया। देखो अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लूँ, नीचे नेगेटिव मानना पड़ेगा। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन दे रखा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो गया। बस वी दे रखा है, ए दे रखा है, तो मेरे को क्या बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर। ठीक है, हाइट मैक्सिमम जब अटेन कर लेगा तो वहाँ पे रुक जाएगा, वापस नीचे आने लगेगा। तो वी बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। जहाँ पे जाकर के स्टोन वापस नीचे आने लगेगा तो उस पॉइंट पे हाइट क्या हो जाएगी उसकी, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, वी पता है, तो मैं एस निकाल सकता हूँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 एस से एस निकल जाएगा। ठीक है, और टाइम निकालना है तो वी पता है मेरे को, यू पता है मेरे को 280
यू भी पता है, वी भी पता है, ए भी पता है, तो टी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं कैसे भी लगाऊं तीनों इक्वेशन में, किसी को भी लगाऊं, जो गिवन डेटा है वो रखना है और जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों देखो, अभी तक अगर मैंने यूनिफॉर्म को अच्छे से समझ लिया, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? मैग्नीट्यूड किसका? स्पीड का। अगर मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। अभी किस मोशन की बात कर रहा है? सर्कुलर। सर्कुलर मतलब एक सर्किल के अंदर अगर स्पीड सेम है तो मैं उसको क्या बोलूँगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद द यूनिफॉर्म स्पीड, दिस मोशन इज नोन एज या कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है दोस्तों, तो उस मोशन को मैं क्या बोलूँगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है एक सर्किल के केस में? डिस्टेंस क्या होती है सर्किल के केस में? उसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/t। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? तो सर्कुलर मोशन में इससे अलावा सवाल कुछ नहीं बनेगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, रेडियस दे देगा, टाइम दे देगा। ठीक है, या फिर वेलोसिटी दे देगा, या मतलब स्पीड दे देगा, टाइम दे देगा, रेडियस पूछ लेगा। ठीक है, चलिए अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्किल ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मीटर 20 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक एथलीट भाग रहा है किसमें? एक सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है? 200 मीटर। ठीक है, और ये एक राउंड, जैसे अगर मैं इसको पॉइंट ए बोल देता हूँ, ए पॉइंट से अगर दौड़ना शुरू करा तो वापस ए पॉइंट पे कितनी देर में आ जाता है? 40 सेकंड में। ठीक है, सेम क्वेश्चन अपन ने देखा पहले देखा था, तो वापस से वही बोल रहा है 2 मीटर 20 सेकंड में कहाँ जाएगा भाई साहब? तो देखो 40 सेकंड में एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर रहा है, वापस ए पे आ गया आफ्टर 40 सेकंड। ठीक है, फिर दोबारा 40 सेकंड के बाद उसी ए पॉइंट पे आ जाएगा 40 सेकंड, तीसरी बार भी 40 सेकंड के बाद उसी पॉइंट पे आ जाएगा ए पॉइंट पे 40 सेकंड। तो कितना टाइम हो गया टोटल? 120 सेकंड। ठीक है, अब भाई साहब 120 सेकंड में तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है आफ्टर 120 सेकंड? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, क्योंकि उसी पॉइंट पे है वो। अब बचा क्या? लास्ट का 20 सेकंड। ठीक है, तो अगर 40 में पूरा कवर कर रहा है तो 20 में कितना कवर करेगा? हाफ। तो इस ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पे पहुंच गया, और उसकी डिस्टेंस कितनी है? डायमीटर, डायमीटर कितना है? 200 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 200 मीटर। वही आंसर है। तो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे, यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाएंगे। बस आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी देखी जाएगी, आपको आता है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं आएगा तो कंफ्यूज रहोगे, यार कुछ भी नहीं दे रखा मेरे को तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन दिस मच टाइम एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी अनदर 1 मिनट। व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड ए टू सी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वही सेम चीज़ें करनी है अपने को। पहले जोसेफ का वो देख लो, पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, ठीक है, और बी पे जाता है। कितना डिस्टेंस है? 300 मीटर। ठीक है, कितना टाइम में जाता है? 2 मिनट 30 सेकंड में। अब फिर वापस चलना शुरू कर देता है। ठीक है, कितना वापस आ जाता है? सी पॉइंट पे आता है, कितना वापस आता है? 100 मीटर। तो ये कितना बच गया? 200 मीटर। ठीक है, कितने टाइम में वापस आता है? 1 मिनट में वापस आता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ए से बी में एवरेज स्पीड क्या होगी?
तो ए से बी के अंदर अगर मैं बात करूँगा वी, ए टू बी की अगर मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 300 और टाइम कितना ले रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड, तो कितना होता है 120 मिनट होता है, कितना है 2 मिनट में होता है 120 सेकेंड प्लस 30 150, तो क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर मैं ए टू सी की बात करूँगा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, देखो स्पीड की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो स्पीड में क्या क्या काम आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 400, और टाइम कितना हो गया 2 मिनट 30 सेकंड पहले था, 1 मिनट और ऐड हो गया तो 3 मिनट हो गया, 3 मीटर 30 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 3 मिनट 180 होता है, 180 प्लस 30 210, तो 40 अपॉन 21 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो आ गई स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई। अब मेरे को क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फर्स्ट केस में तो दोनों चीज़ सेम ही रहेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी ए टू सी जाने में, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो चुका है। तो अब कितना बचा है 200 टाइम, तो लेकिन आपका 210 ही लगा है पूरा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is this. What is the average speed of Abdul's trip? तो ये बोल रहा है एक तरफ 20 थी, एक तरफ 30 हो गई एवरेज स्पीड, टोटल एवरेज कितनी हो गई, टोटल 25। कैसे निकाली भैया, कुछ नहीं, दोनों का एवरेज कर दिया मैंने, ज़्यादा टाइम 20 है, आधा टाइम 30 है। ठीक है, तो दोनों का एवरेज किया क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, a motorboat starting from the rest on the lake accelerates in a straight line at a constant rate this for this second, how far it goes। देखो वापस से, अब देखो एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है। ठीक है, कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम आपको दे रखा है 8 सेकंड, और रेस्ट दे रखा है, रेस्ट मतलब यू मतलब 0। ठीक है, तो बोल रहा कितना दूर जाएगा इतने टाइम के अंदर। ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है। ठीक है, ए की वेलोसिटी दे रखा है 3, और टाइम क्या दे रखा है टी स्क्वायर 8, 8 से कट कर दो, 96 मीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, a driver of a car traveling at this much speed applies the brake shade the area of the graph that represents the distance traveled by the car। ठीक है, तो एक शुरू में क्या चल रही है कार, वी टी ग्राफ बताइए आप। ठीक है, सबसे पहले ये 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो मैं इसको बोलूँगा 52। ठीक है, ब्रेक लगाना शुरू करता है, धीरे धीरे स्पीड कम होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो इसके नीचे का एरिया बताओ। ठीक है, शेड कर दिया आपने। विच आर्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ठीक है, तो देखिए इस वाले में कोई यूनिफॉर्म मोशन नहीं बता रहा है, लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाता कि वो थोड़ी देर तक 52 पे चला है, ठीक है, उसके बाद ब्रेक लगाने शुरू किए, कि वो ए पॉइंट के बाद ब्रेक लगाना शुरू किया है, तो ये फर्स्ट वाला जो ए तक का एरिया है ये बताएगा मेरा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और टोटल एरिया जो क्या बताता है वो आपका डिस्टेंस बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 7.10 डायग्राम के अंदर दे रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है।
ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं ए बी सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द थ्री इज द ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो देखो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे क्या देखा था कि उसका स्लोप क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है, स्पीड बताता है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा। ठीक है, तो किसका एंगल ज़्यादा है, बी का एंगल सबसे ज़्यादा है। देखो तो बी का एंगल सबसे ज़्यादा है, तो कौन फास्टेस्ट चल रहा है, ए का आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, हाउ, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर ऑल द थ्री एट सेम पॉइंट ऑन द रोड। कभी ऐसा हुआ है कि तीनों सेम पॉइंट पे रहे हो, बिल्कुल नहीं, तीनों कभी भी सेम पॉइंट पे नहीं रहे। इस पॉइंट के ऊपर बी और ए सेम पॉइंट पे रहे, इस पॉइंट पे ए और सी सेम पॉइंट पे रहे, इस पे बी और सी सेम पॉइंट पे रहे। ठीक है, तो कोई भी सेम पॉइंट पे नहीं है, नो। ठीक है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए। तो सी कितना ट्रेवल कर चुका है जब बी ए को पास कर रहा है, तो बी ए को कब पास कर रहा है, इस पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड, तो बोल रहा सी ने कितना ट्रेवल किया, कब, जब बी ने ए को पास किया। तो देखो बी ने ए को कब पास किया, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे ट्रेवल किया, तो इस पे सी का डिस्टेंस कितना होगा, ये सी का एरिया। ठीक है, और हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेज सी। जब बी ने सी को पास किया तो उसने कितना ट्रेवल किया, तो ये इससे ऊपर वाला एरिया। सॉरी, ये वाला एरिया। ठीक है, A ball is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of this, with what velocity will it strike the ground? देखो एक बॉल को आपने जेंटली ड्रॉप किया, जेंटली ड्रॉप किया मतलब आपने छोड़ा है बस हाथ से। ठीक है, आपने आपने हाथ से एक बॉल को नीचे छोड़ा है, नीचे छोड़ा है मतलब u बराबर 0, मतलब आपने कुछ फोर्स नहीं लगाया उस पर। ठीक है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तभी तो बढ़ रही है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी बढ़ाता है। व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो यू दे रखा है आपको, डिस्टेंस भी दे रखी है और एक्सेलरेशन भी दे रखा है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, बाकी सब चीज़ें पता है आपको। फिर आपको टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर किससे आ जाएगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से टाइम आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से v निकाल करके v बराबर u प्लस ए टी से भी टाइम निकाल सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन दिस फिगर, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में कितना ट्रेवल करती है भैया, डिस्टेंस बतानी तो एरिया निकाल दोगे। ठीक है, उस शेड करना है। और नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। तो जिसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो गया है, तो t बराबर 6 के बाद ये स्ट्रेट लाइन हो गया है, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन को बताता है सेकेंड वाला पोर्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड जब फिक्स हो गई है वो यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। ठीक है, आप बताना क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, और है तो उसके एग्जाम्पल देने। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, कि कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन हो और जीरो वेलोसिटी हो सकता है ऐसा कभी।
बिल्कुल हो सकता है। जैसे किसी सामान को मैं ऊपर फेंकूं, ठीक है, एक पॉइंट पे जाके वो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे बिल्कुल टॉप पे है उस पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है उसके ऊपर है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये नहीं हो सकता भैया कि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है। मूविंग विद एन, सॉरी, ये भी हो सकता है विद एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब कुछ भी चेंज हो सकता है, स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जैसे किसमें होती है, सर्कुलर मोशन, कि अभी ऑब्जेक्ट यहाँ है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, थोड़ी थोड़ी, ठीक है, लेकिन स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ए के अंदर क्या हो गया, ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है। बी के अंदर क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। और सी के अंदर क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके भी दो एग्जांपल हो सकते हैं। एक तो हम किसी स्टोन को हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं, ठीक है, तो इधर चल रहा है लेकिन उस पर अर्थ नीचे फोर्स लगा रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या सर्कुलर मोशन ही हो जाता है वापस से कि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius this and calculate its speed and takes 24 hours to revolve around the earth। तो वापस से सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ गया, जिसमें स्पीड अपन कैसे निकालते हैं, 2πr/t से निकालते हैं। यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है, रेडियस दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछा है, ठीक है। बस किलोमीटर में और आवर में दे रखा है, तो अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो ऐसे निकाल दो, मीटर पर सेकंड में निकालना है तो मीटर और सेकंड में चेंज करके निकाल दो, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर अभी तक। दोस्तों, उम्मीद करते हैं अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो दोस्तों, जो भी कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, डेफिनेटली आपको हम आंसर देने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने बोला था आपके लिए सरप्राइज है, तो ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए जो होमवर्क है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैप्टर समझ में आया हो तो इनका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।